नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले एनएसक्यूएफ लेवल 4 या क्लास 12 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत आज हम यूनिट 1 का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अप्लाइंग फॉर लीव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट इज अ लीव एप्लीकेशन, यानी अवकाश हेतु आवेदन पत्र क्या होता है। छुट्टी का आवेदन स्कूल, कॉलेज या अन्य कार्यस्थल या कार्यालय में अपनी नियमित यात्रा से छुट्टी लेने के लिए एक पत्र के रूप में लिखा जाता है। एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र मूल रूप से एक विशेष समय अवधि के लिए अपने काम या कार्यस्थल से छुट्टी के लिए पूछने का एक औपचारिक तरीका के रूप में देखा जा सकता है। कॉलेज के छात्र छुट्टी आवेदन पत्र लिखने के लिए कॉलेज के नियमों का पालन करते हैं। वहीं कर्मचारी आदि कार्यालयों से छुट्टी लेने के लिए अपने कार्यालय संबंधित उचित नियमों का पालन करते हुए आवेदन पत्र लिखते हैं। छुट्टी का कारण आवेदन पत्र में शामिल होना चाहिए और साथ ही इसमें यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि ये आपके संस्थान या संगठन द्वारा स्वीकार किया जाए। एक कर्मचारी को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले छुट्टी के लिए आवेदन पत्र तैयार कर संस्था या कार्यालय प्रमुख को अवगत कराना चाहिए। इससे निर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यालय प्रबंधन को किसी अन्य कर्मचारी को अपना कार्यभार सौंपने का समय और मदद मिल जाती है। एप्लीकेशन, ईमेल या पत्र कर्मचारी के अवकाश रिकॉर्ड को बनाए रखने में मदद करते हैं। आवेदन को एक विशिष्ट अवधि के लिए संगठन में कर्मचारी की गैर उपलब्धता के बारे में बेहतर बताने के लिए लिखा जाता है। पत्र औपचारिक भाषा और संगठन द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में लिखा जाता है। छुट्टी और अनुपस्थिति की अवधि का कारण स्पष्ट रूप से पत्र में लिखा जाता है। आवेदन, ईमेल या पत्र केवल प्रासंगिक जानकारी के साथ छोटा और सटीक होना चाहिए। आवेदन नियोक्ता को एक आश्वासन देना चाहिए कि कर्मचारी के अवकाश से वापस आने और सभी लंबित कार्य पूर्ण हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सैंपल लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन, यानी अवकाश हेतु आवेदन पत्र के कुछ उदाहरण। इन उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि इस प्रकार से जो है आवेदन पत्र को लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला उदाहरण। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पर इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम रश्मि ठाकुर, ई कोड CHD-1248 डेट 10th of May April 2012 to Avinash Sharma, Manager Human Resources. Subject: Leave application for 10 days for exams. Dear Sir, I wish to apply for 10 working days leave from the 15th April to 25th April 2012. The reason for this is my master's course examination of the final term. The examination consists of the 6 papers that I need to appear for, and the additional 4 days are for preparing for the examinations. I shall report back to work on the 26th of April 2012 and put in extra hours in to complete any work that has arisen during the period of my absence. I request you to kindly approve my leave. Thanking you. Regards, रश्मि ठाकुर। इस लेटर में मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है कि वो व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है वो फ्रॉम करके यहाँ पर उसका नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखा है और फिर यहाँ पे डेट लिखा है। आप चाहें तो ई कोड और डेट को जो है हटा सकते हैं। हटाने के बाद जो है आपका ये जो लेटर है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इस जगह पे देखिए एम्प्लॉय कोड और डेट लिखना या नेम लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, नेम, डेट और जो एम्प्लॉय कोड है उससे संबंधित जो जानकारी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे व्यक्ति का नाम CHD-1248 जो कि इस व्यक्ति का जो है एम्प्लॉय कोड होता है, और यहाँ पे जो ये डेट लिखी है ये लिखना जरूरी आवश्यक होता है कुछ लेटर्स के फॉर्मेट में। जैसे कि इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है भेजने वाले का जो
नाम है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो किस तारीख को ये लेटर लिख रही है, ये लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर टू लिखकर जो है उस व्यक्ति का बारे में संबोधन किया जा रहा है और उसका नाम लिखा जा रहा है, उसका डेजिग्नेशन लिखा गया है और वो किस डिपार्टमेंट से है वो लिखा गया है। यहाँ पर रिसीवर की इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जो व्यक्ति इस पत्र को प्राप्त करेगा और जिसके सम्मुख ये पत्र जो है लिखा जा रहा है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है उसकी एक ब्रीफिंग होती है कि ये किस विषय को लेकर ये एप्लीकेशन लिखी गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 10 दिनों की छुट्टी के लिए, एग्जाम्स के लिए। फिर यहाँ पर जो है सोल्यूशन लिखा जाता है, ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उनका नाम जानते हैं तो आप यहाँ पे डियर के बाद में उनका नाम लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं जानते हैं तो डियर सर या मैडम लिख कर भी संबोधन कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपकी बॉडी होती है एप्लीकेशंस की। इस बॉडी में आप अपना पूरा मेन कंटेंट लिखते हैं, पूरी सामग्री लिखते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट को रिफ़र करती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है एंडिंग करी जाती है थैंक यू जैसे शब्दों के साथ, और उसके बाद में रिगार्ड्स या यूअर्स फेथफुली या यूअर सिंसियरली लिखकर आपका जो है नाम लिखा जाता है जो व्यक्ति इस पत्र को लिख रहा है। इसी प्रकार से अगर आप अगला फॉर्मेट देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस फॉर्मेट में जो है डेट सबसे पहले लिखी गई है। यहाँ पे डेटेड लिखकर तारीख लिखी जाती है। तारीख का फॉर्मेट जैसा आपको उचित लगे या जैसा कि आपके ऑफिस में दफ्तर में यूज़ होता है, जो भी सुविधाजनक हो वो तारीख का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद डायरेक्टली जो है टू द मैनेजर कंप्यूटर सर्विस डिपार्टमेंट से ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति के लिए जिसको ये पत्र लिखा जा रहा है, रिसीवर के लिए इस पत्र के प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी लिखी जाती है, उनका डेजिग्नेशन लिखा जाता है और वो किस डिपार्टमेंट से हैं वो लिखा जाता है। इसके बाद में एक स्पेस देकर जो है लाइन छोड़कर विषय लिखा जाता है, विषय में संबंधित जानकारी लिखी जाती है। फिर वापस ग्रीटिंग के साथ जो है ये एप्लीकेशन शुरू किया जाता है डियर सर या डियर मैम या डियर मैडम के साथ। उसके बाद वापस यहाँ से लेकर आप आई से लेकर यू तक देखेंगे तो पूरा का पूरा जो मैसेज है, पूरा बॉडी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एंडिंग या थैंक यू नोट जो लिखा हुआ है जैसे थैंकिंग यू अगेन। फिर यहाँ पे रिगार्ड्स लिखकर इस जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे की साइड जो है जो व्यक्ति जो सेंडर है वो व्यक्ति ने अपना नाम लिखा है। नाम लिखने के साथ इस जगह पे वो अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख रहा है और उसके डिपार्टमेंट का जो भी जिस डिपार्टमेंट से वो संबंधित है उस डिपार्टमेंट की जानकारी लिख रहा है। इससे पहले वाले लेटर में हमने देखा था कि इस वाले सेक्शन से पहले रिसीवर के जो इंट्रोडक्शन है उससे पहले यहाँ पर जो सेंडर होता है वो अपने बारे में जानकारी लिखता है और ये सब जो है लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड में लिखे गए हैं दोनों एप्लीकेशन में। इसी प्रकार से फॉर्मल लेटर्स के अगर आप कुछ और एप्लीकेशंस को देखें जो कि ईमेल के माध्यम से भी अगर भेजे जाते हैं तो ईमेल में आपको पता है टू और सीसी में तो आप जो है उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको आप ये पत्र या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि इस मेल का या फिर इस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट में ऐसी कोई पर्सनल जानकारी ना लिखें जो जिसका कि बाद में किसी प्रकार का दुरुपयोग हो सकता हो। सब्जेक्ट को सोच समझ कर लिखें और सब्जेक्ट जो है आपके एप्लीकेशंस के जो बॉडी है उसके जो कंटेंट है उसको रिफर करना चाहिए। कम शब्दों के साथ आपके पूरे मैसेज कंटेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति मेल प्राप्त कर रहा है वो सब्जेक्ट के आधार पर ही मैसेज को प्रायोरिटी देता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को जब वो मेल मिला या जब वो पत्र मिला तो सब्जेक्ट देख के उस मेल को प्रायोरिटी के अनुसार हो सकता है उसको भी कुछ काम हो, वो बाद में देखे पहले देखे उस मैसेज को। सब्जेक्ट के हिसाब से वो प्रायोरिटी सेट करके उस मैसेज को उसी समय देख सकता है या बाद में देख सकता है, इसलिए सब्जेक्ट को आपको उचित रूप से लिखना चाहिए। इसके बाद अगेन यहाँ पर ग्रीटिंग के साथ जो है आप देखेंगे कि मैसेज को स्टार्ट किया गया है ईमेल के अंदर। ये ईमेल का पूरा टेक्स्ट बॉडी है जिसमें आप पूरा मैसेज लिख रहे हो। यहाँ पे भी आप अलाइनमेंट देखेंगे सब कुछ लेफ्ट साइड में है। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है ईमेल में वो भी लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पर ग्रीटिंग से लेकर जो मेन हेडिंग मेन कंटेंट होता है, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, सारे पैराग्राफ जो होते हैं वो सब भी लेफ्ट साइड में जमे रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मैसेज आप देख रहे हैं और एंड जो है यहाँ पर यूर सिंसियरली या यूर फेथफुली करके उस व्यक्ति का नाम जो कि इस मैसेज को भेज रहा है और
उनकी जो पोस्ट है या वो किस डेजिग्नेशन पर है, वो यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और उनका एम्प्लॉय कोड लिखा है। एम्प्लॉय कोड, अगर आप किसी कंपनी के सदस्य हैं या किसी कंपनी के अंतर्गत कर्मचारी हैं या वहाँ पे कार्य करते हैं, तो आप लोगों की कर्मचारियों की एक जो है उनकी पहचान के लिए दस्तावेजों में और डॉक्यूमेंट्स में या डेटाबेस में रिकॉर्ड पर्पस के लिए आसानी से उनकी पहचान हो जाए, अलग अलग कार्यों के लिए उनको एक विशेष प्रकार का आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है जो कि एम्प्लॉय आईडी कहलाता है। एम्प्लॉय आईडी भी आपको अपने एप्लीकेशन में लिखना ज़रूरी होता है। इससे कई बार क्या होता है कि हो सकता है जीत आनंद जैसे यहाँ पे 2 लोग हों, लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन में अपने फादर का नाम नहीं लिख रहे हैं, इससे पहचानने में मुश्किल हो सकती है, तो लेकिन एम्प्लॉय आईडी से प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो एक फॉर्मल एप्लीकेशन या लेटर का जो फॉर्मेट होता है, वो यहाँ पे मैं आपको देख के बता रहा हूँ एक सैंपल के साथ। कुछ फॉर्मल लेटर्स एप्लीकेशन में भी आपने देखे कि जो एड्रेस था या फिर जो डेट थी वो लेफ्ट साइड में था, सारी जानकारी जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती थी। कुछ जो फॉर्मल लेटर्स के पैटर्न होते हैं उसमें आपका एड्रेस से उनकी शुरुआत होती है, जैसे कि इस जगह भी दिया गया है। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, पिन कोड और आपकी कंट्री नेम वगैरह। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर आप लिखते हैं कि ये लेटर आप किस तारीख को लिख रहे हैं। उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड के अलाइनमेंट में आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हैं उसके बाद में उसके नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वो व्यक्ति जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं उनका जो है किस पद पर वो है, उनके पद का नाम क्या है और वो किस जगह उस पद पर जो है स्थापित है। उस जगह का नाम, उस ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखते हैं और वो जो ऑफिस है या वो जो जगह है वो किस जगह पे स्थित है उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जानकारी है आप उस व्यक्ति के लिए लिखते हैं जो कि इस पत्र को प्राप्त करेगा। और उसके बाद में जो है कुछ मैसेजेस में या कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट से पहले जो है सोल्यूशन या ग्रीटिंग लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डियर मिस्टर गुप्ता या डियर मिस्टर या फिर डियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डियर मिस्टर गुप्ता आदि। और उसके बाद में जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जा रहा है। आमतौर पर जो इंडिया में हम देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो सोल्यूशन से पहले लिखा जाता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी हो या मतलब एक फॉर्मेट हो एप्लीकेशन लिखने का भी, जिसके तहत आप इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ करके भी सब्जेक्ट या जो सोल्यूशन है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर आपका मैसेज जो है वो बॉडी आपकी यहाँ से चालू हो जाती है जिसमें आप दिस इज इन रेफरेंस टू या मतलब आप ऐसा मैसेज स्टार्ट कर देते हैं, आई वुड लाइक टू। इसी के साथ सब्जेक्ट के बाद ही जो है आपका बॉडी का पार्ट चालू हो जाता है, जहाँ से आप इस जगह से पूरा मैसेज जो है वो लिखना चालू कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद 1 या 2 लाइन छोड़कर आप अपना बॉडी लिख सकते हैं। बॉडी के अंतर्गत भी कई तरह के आप पैराग्राफ्स मतलब बॉडी के अंतर्गत भी आप पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका इस्तेमाल आप आमतौर पर आपके लेटर लिखने के रीजंस को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं कि जिस संबंध में वो आप लेटर लिख रहे हैं उसका रीज़न या उसका कारण क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आप कुछ ऐसे अन्य इम्पोर्टेंट या विशेष तत्व लिख सकते हैं जो कि आपके उस पहले वाले पैराग्राफ को कवर करता हो, उस पहले वाले पैराग्राफ से संबंधित हो, जिसको कि जो है ये जो रिसीवर है इस पत्र का उसको जानना अत्यंत आवश्यक हो, ताकि वे ये डिसीजन ले सके कि आपको जो एप्लीकेशन के लिए जो मतलब आपको जो है छुट्टी जो देना है वो ज़रूरी है या नहीं है। इसी के साथ साथ जो आखिरी पैराग्राफ होता है जिसमें कंक्लूडिंग लाइन्स होती हैं विद ए सॉल्यूशन इफ नीडेड, अगर इसी के साथ साथ अंतिम पैराग्राफ में कुछ ऐसी लाइंस आपको मतलब सेंटेंस लिखना चाहिए जिससे आप उम्मीद करें कि आपको ये ज़रूरत है इस छुट्टी की। इस तरह की लाइनों के साथ आप अपने जो पैराग्राफ है उसको एंड कर सकते हैं। उसके बाद में थैंकिंग यू या यू आर फेथफुली यू सिंसियरली जैसी कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग दिया जाता है यहाँ पे। इस क्लोजिंग के बाद में आप जो है अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपने सिग्नेचर अगर ज़रूरी हो तो वो लिखकर ये एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
इसी प्रकार से कुछ जगहों पर जो है डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज़ किया जाता है फॉर्मल लेटर्स के लिए, जैसे कि आप इस लेटर में देखेंगे। यहाँ पर जो है एड्रेस को भी लेफ्ट साइड में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। इस एड्रेस में भी पिन कोड, स्टेट आदि सारी जानकारी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी गई है। लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर रिसीवर का पूरी जानकारी लिखेंगे। रिसीवर की जानकारी में रिसीवर का नाम, रिसीवर के नाम के बाद में रिसीवर का जो डेजिग्नेशन है, जिस पद पे वो स्थापित है, जिस ऑफिस में वो स्थापित है, उस ऑफिस का नाम, उसके बाद में जो है उस ऑफिस का एड्रेस आदि लिखने के बाद फिर से लाइन छोड़कर आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन या फिर सब्जेक्ट जो है उसके अदला बदली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से रहती है। आप चाहें तो सब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं और सोल्यूशन को बाद में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट या सोल्यूशन के बाद में जो है मैसेज की वापस फिर से जो है बॉडी चालू हो जाती है। बॉडी को भी कई हिस्सों में आप पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं और बॉडी के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के साथ साथ आप थैंक यू और यूर फेथफुली या यूर सिंसियरली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जो है आपके एप्लीकेशन को एंड करते हैं। इसके बाद एंड में वापस जो है आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन और आपका सिग्नेचर लिखे जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ अन्य फॉर्मेट को देखें तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भेजने वाले का एड्रेस है, जो व्यक्ति इस पत्र को या एप्लीकेशन को भेज रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे ऊपर की साइड राइट साइड में लिखा है। एक लाइन छोड़ी गई है, यहाँ पे डेट लिखा है। फिर उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है जो जिसको कि ये एप्लीकेशन भेजी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है जिस व्यक्ति को ये भेजा जा रहा है, उसका सीधा यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा है। तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों को नाम पता नहीं होता है, एप्लीकेशन लिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो नया आया है या किसी कारणवश उसको नाम नहीं पता है, तो वो उस जगह का डेजिग्नेशन का नाम लिखता है और वहाँ पे उसके एड्रेस वगैरह सब लिख कर फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़ के हैं, फिर जो है सोल्यूशन लिखते हैं, फिर लाइन छोड़ते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, यानी कि पूरी बॉडी होती है मैसेज की। इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग दी जाती है थैंक यू आदि शब्दों के साथ। फिर यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग के तहत आप यूर फेथफुली या यूर ओबीडिएंटली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपका सेंडर का नाम, सिग्नेचर, डेट आदि लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कई तरह के फॉर्मेट होते हैं जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग रूप में, प्रारूपों में मौजूद होते हैं, जिनके तहत किसी व्यक्ति या कर्मचारी को पालन करते हुए वो एप्लीकेशन या लेटर को अपने सीनियर्स को आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ एक्सरसाइज जो कि आपके चैप्टर से ली गई हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है कि किस स्थिति में आपको किस तरह के शब्दों का उपयोग करके कन्वर्सेशंस को पूरा करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ए और बी के बीच की बातों को। आई डोंट नो हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। आई डू। वुड यू लाइक मी टू टीच यू? यस, दैट विल बी ग्रेट। ओके, the letter should start with the date. Write down the date on the top left corner. Okay, what should I write after that? The designation of the person you are writing the leave application to. Right. And I suppose we have to write the subject after that. Correct. After that, you can write down the solution. And the solution is usually followed by the subject, isn't it? Yes. Then you can write the body of your leave application. What should I read in that? You can state how many days leave you want to request as well as your reasons for taking the leave. Okay, and what comes after the body? After the body of the letter, you can give the leave taking, and that's how you write a leave application. Thanks a lot. इसी प्रकार से अगली एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि दिए गए वाक्यों के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो उपयुक्त होगा। पहला वाला जो सेंटेंस है वो है अ लीव लेटर इज वन वेयर यू रिक्वेस्ट लीव। लीव लेटर जो होता है वो उसमें आप किसी व्यक्ति से आवेदन कर रहे हैं, वहां पर आप पूछ रहे हैं किसी से, इसके लिए तो ऑप्शन होगा आस्क फॉर। इसी प्रकार से इट शुड हैव अ सब्जेक्ट। जो लीव लेटर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? स्टेटमेंट विच शॉर्टन्स द लेटर, एक ऐसा कथन जो लेटर को छोटा कर देता है। एक स्टेटमेंट विच स्टेट द टॉपिक ऑफ द लेटर, एक ऐसा कथन जो उस पत्र के शीर्षक को जो है व्यक्त करता है। अ स्टेटमेंट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर, एक ऐसा कथन जो उस पत्र के लिए एक उदाहरण होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्टेटमेंट विच स्टेट द टॉपिक ऑफ द लेटर। इसी प्रकार से इट इज इजी टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। यहाँ पर इस कथन में पूछा गया है कि क्या जो लीव छुट्टी के लिए जो आप आवेदन पत्र लिखते हैं वो आसान होता है लिखना।
तो इससे संबंधित जो शब्द है वो है डिफिकल्ट, अ टफ जॉब और नॉट डिफिकल्ट। इसका उत्तर होगा नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आसान शब्द के लिए आप जो है शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट डिफिकल्ट, यानी कि कोई कठिनाई नहीं है। आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ माई लीव इज सैंक्शनड। यहाँ पर बताया गया है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी जो छुट्टी है उसको स्वीकृत किया कर लिया जाएगा। तो स्वीकृत कर लिया गया है मतलब उसको क्या है, अलाउ कर लिया गया है, उसको परमिशन दे दी गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलाउड। इसी प्रकार से आई हैव टू अटेंड माई ब्रदर्स मीटिंग इन जमशेदपुर। मुझे अपने ब्रदर की जो मीटिंग है उसको अटेंड करना है जमशेदपुर में। तो इसके लिए जो उत्तर होगा मतलब वो व्यक्ति कहीं भी जाके उस जगह पर जाके उस मीटिंग को अटेंड करना चाहता है, उपस्थित होना चाहता है, तो उसको वहां पर होना होगा। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा टू बी प्रेजेंटेड। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, जो कि है लेसन 4, जिसका नाम है बीइंग अ गुड टीम प्लेयर। सफलता के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन सफल टीम तैयार करना हर किसी के बस की बात नहीं। सफल टीम तैयार करना एक कला है, लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टीम क्या है। टीम उत्साहित लोगों का एक समूह है जो एक कॉमन गोल के लिए काम करता है, क्योंकि उन्हें पता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सफल होने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। आज हम चाहे किसी परिवार, समाज, संस्था या संगठन में देखें, कहीं ना कहीं हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी सफलता एक अच्छी और सफल टीम पर निर्भर करती है। एक सफल टीम की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसके हर एक सदस्य को ये पता होता है कि अगर हम बड़ी लड़ाई जीतनी है, मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, तो छोटी छोटी आपसी लड़ाइयां हमें हारनी होगी। एक अच्छी टीम में कभी प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वी आर नॉट हियर टू कम्पीट ईच अदर, वी आर हियर टू कंप्लीट ईच अदर। यानी कि वो लोग यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वो एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लीडर चाहे जितना महान हो, बिना टीम वर्क के बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, फिर चाहे वह आपका बिजनेस हो या खेल का मैदान। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, और एक अच्छे और प्रभावी टीम प्लेयर में कई सारे गुण होते हैं, जिसे जानकर एक अच्छा कर्मचारी अपने काम के अलावा भी सब तरह की जानकारी से अवगत रहता है। जैसे चाहे इंटरनेट पर सूचनात्मक वीडियो पढ़ना हो या एक कोच के साथ काम करके अपने ज्ञान को व्यापक बनाना हो। सीखने के लिए इच्छुक, चीजों को जानना ही काफी नहीं है, आपको अपनी नौकरी में अपने कर्तव्यों की सहायता के लिए नए कौशल, लक्षण और जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक है सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। सीखने की इच्छा का मतलब आपके सहयोगी के विचारों के लिए खुला होना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो सम्मेलनों में भाग लें, किताबें पढ़ें या नए कौशल हासिल करने की तलाश करें। हमेशा एक हाथ देने के लिए तैयार रहें। सफल टीम के खिलाड़ी हमेशा अपना एक हाथ देने और अपने सदस्यों तक पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह ईर्ष्या से बचें। अच्छे कर्मचारी के पास ईर्ष्या जैसे नकारात्मक मुद्दों के लिए समय नहीं होता है। इसके बजाय वे अपने स्वयं के रास्तों पर ध्यान केंद्रित कर व्यक्तिगत विकास को ध्यान देता है। ज्ञान को साझा करना, आखिरकार दो दिमाग एक से बेहतर है। आपको एक टीम के एक कुशल खिलाड़ी के द्वारा अपने ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अपने ज्ञान को साझा करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं तो अपने सहकर्मियों के लिए अपने ज्ञान को साझा करें और अपनी कंपनी के लिए जानकार और मूल्यवान बने। विचारों को योगदान दें। टीम के सदस्यों को ऐसे माहौल में होना चाहिए जहां हर कोई अपने विचारों को साझा करने में सहज हो। यदि आपको लगता है कि आपके पास एक विचार है जो आपकी टीम की मदद कर सकता है, तो अपने टीम के बड़े व्यक्ति या सदस्य जरूर उस बात को कहें। दूसरे के प्रति सम्मान। अंत में सहकर्मियों के साथ एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उनके लिए सम्मानजनक बने रहें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार आपके टीम के बाकी सदस्य से कितने अलग हैं। आपको अपने टीम के सदस्यों के लिए पेशेवर और विनम्र रहना चाहिए। इसके अलावा भी एक अच्छे टीम प्लेयर के कई गुण होते हैं, जैसे एक कॉमन गोल बना के रखना, सकारात्मक माहौल बना के रखना, उत्साह और जोश के साथ कार्य करना, अनुशासन में रहना, अच्छे काम को शेप पूरी टीम को देना, और कुछ गलत अगर हुआ है उसकी वजह से तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेना। इसी प्रकार से चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, किसी सिचुएशन दी गई है जिसमें जो है एक टीम प्लेयर के बारे में बताया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें कि किसी स्थिति में आपकी क्या क्या सवाल या मतलब क्या क्या जो है जवाब हो सकते हैं। अ कलीग ऑफ योर वांट्स योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। आपके दोस्त को जो है किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपकी मदद चाहिए, तो आप क्या 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 कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम बिजी, हाउएवर आई सपोज आई कुड हेल्प यू अ लिटिल। मैं बिजी हूँ और इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते और आप बिजी हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम बिजी एंड आई कांट हेल्प यू एट ऑल। इसी प्रकार से कलीग ऑफ योर वांट्स योर हेल्प इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द वीकली कॉल रिपोर्ट। अगर किसी कलीग को आपकी मदद चाहिए किसी प्रकार की वीकली रिपोर्ट को जानने के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम बिजी सो आई कांट हेल्प। मैं बिजी हूँ तो मैं मदद नहीं कर सकता।
इसी तरह से आप कह सकते हैं आई रियली विश आई कुड हेल्प यू, हाउएवर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू फिनिश। मतलब मैं सही में चाहता हूँ आपकी मदद करना, लेकिन मुझे काफ़ी काम है, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। यू एंड योर कलीग्स आर गिवन द सेम टास्क। अगर आपके और आपके दोस्त को एक ही टास्क दे दिया गया है, आप अपने से पार्टी है, आप उनसे ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस कार्य पर एक साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए आप इस वाक्य का उपयोग करेंगे, आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर ऑन द टास्क एज अ टीम। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने काम को अपने हिसाब से करें और जो आपका सहपाठी है वो उसके हिसाब से उस काम को करे, तो आप उससे कह सकते हैं यू डू द वर्क योर ओन वे। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इसी यूनिट का चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे टैकिंग अबाउट कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्सरसाइज फ्रॉम द चैप्टर्स। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।